स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम सभी लोग आ चुके हैं, सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। हमने आईपीसी में चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, सेक्शन 1 to 5, और आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को पूरे 23 चैप्टर्स के नाम याद कर लेने हैं, कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। लास्ट में यदि टाइम बचेगा तो मैं आप लोगों से पूछूंगी। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी, दैट इज जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण। ठीक है, अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण, जो सेक्शन 6 से 52A तक कवर करता है सेक्शन अपने अंदर। ठीक है, 6 से 52A तक ऐसे भी याद हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया तो तुरंत दिमाग में बिठा लीजिए। चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 6 to 52A। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 से। जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण। इस पूरे चैप्टर में, जैसा कि नाम है इस चैप्टर का साधारण स्पष्टीकरण, तो इन्होंने साधारणतया उन सारी टर्म्स को आप लोगों के लिए स्पेसिफाई करके बताया है, स्पष्टीकरण दे करके बताया है कि भाई जो हम इस चैप्टर के अंदर जितने टर्मिनोलॉजीज आपको बता रहे हैं और जो जो चीजें हम बता रहे हैं वो पूरी आईपीसी में वैसा ही चलने वाला है। ठीक है, ये बात इस चैप्टर में बताई गई है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी कहती है कि इस संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। तो इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। ठीक है, इसमें कहा गया है कि थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन, एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled general exception, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration। तो इन्होंने सिंपली बस एक चीज बोली है कि जो चैप्टर है जिसका नाम है जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद नाम से जो चैप्टर है, यानी कि चैप्टर 4, उस पूरे चैप्टर 4 में जितने भी जनरल एक्सेप्शंस, साधारण अपवाद बताए गए हैं, उन साधारण अपवादों के अंतर्गत ही पूरी आईपीसी के प्रोविजंस चलेंगे। चाहे आईपीसी में कोई आपको डेफिनेशन बताई गई हो, कोई दृष्टांत इलस्ट्रेशन बताया गया हो, या कोई भी पीनल प्रोविजन मींस जिस प्रोविजन में पनिशमेंट बताई गई हो, वो सारे प्रोविजंस आईपीसी के जितने भी हैं वो किसके अंतर्गत माने जाएंगे? वो चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत माने जाएंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है। देखिए इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है। इलस्ट्रेशन में लिखा है द सेक्शन इन दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशंस ऑफ ऑफेंस। इस संहिता में जो अपराध की परिभाषा दी गई है, उस अपराध की परिभाषा में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु यदि अपराध करता है तो वो अपराध नहीं माना जाता। ऑफेंस की परिभाषा में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जबकि ऑफेंस को कैसा डिफाइन किया गया है कि कोई भी एक्ट और ओमिशन जो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है वो क्या होता है? अपराध होता है। लेकिन ये वाली बात कि कोई 7 साल से कम उम्र का बच्चा यदि कोई ऐसा कार्य करता है जो आईपीसी के अंतर्गत अपराध की किसी श्रेणी में आता है तो वो अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि वो 7 साल से कम आयु के बच्चे ने की है। तो ये वाला पॉइंट हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? ये वाला पॉइंट हमें पढ़ने को मिलता है चैप्टर 4 में। साधारण अपवाद है, ये बता करके रखा है कि यदि 7 साल से कम आयु का बच्चा कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं माना जाता। तो मतलब जब कभी भी हम अपराध पढ़ेंगे पूरी आईपीसी में, या जो अपराध की डेफिनेशन दी गई है, या जितने भी प्रकार के आगे हम अपराध पढ़ने वाले हैं, ये एक्सेप्शन सबके साथ जुड़ के
चलेगा। मतलब यदि 7 साल से कम आयु के बच्चे ने ऐसा कोई अपराध किया है जो आईपीसी में डिफाइंड है, तो उसको हम कहेंगे कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। बस ये इलस्ट्रेशन में बताया गया है। द सेक्शन इज दिस code which contains definition of offense do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offense, but the definition are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age. Simply वही वाली बात बोल रहे हैं जो अभी मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट इसमें एक और इलस्ट्रेशन दिया है, वो भी देख लेते हैं। बी, इसमें क्या कहा गया है इलस्ट्रेशन बी में? इलस्ट्रेशन बी में कहा गया है कि ए, अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड्स जेड हु हैज कमिटेड मर्डर। ए एक पुलिस अधिकारी है जिसने क्या किया है, जिसने एक व्यक्ति जेड को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, जिसने मर्डर कमिट किया है। हियर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो जो ए पुलिस ऑफिसर है उसको हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का दोषी नहीं मानेंगे कि उसने सदोष परिरोध कर लिया जेड का। क्यों? क्योंकि फॉर ही वॉज बाउंड बाय लॉ टू एप्रीहेंड जेड, क्योंकि वो विधि द्वारा जेड को गिरफ्तार करने के लिए आबद्ध था, वो उसकी ड्यूटी थी। एंड देयरफॉर द केस फॉल्स विद इन द जनरल एक्सेप्शन which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it। इस प्रकार से ये जो ए का जो कार्य है, ए का जो कृत्य है, वो उस जनरल एक्सेप्शन में फिट बैठ जाता है जहां चैप्टर 4 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधि द्वारा कोई कार्य करने के लिए आबद्ध है और वह कार्य जब वो करता है तो वो अपराध नहीं माना जाता। तो पुलिस ऑफिसर होने के नाते वो बाउंड बाय लॉ है ऐसे क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए, इसलिए वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का दोषी कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे जनरल एक्सेप्शन जो है हमें पढ़ने को मिलेंगे पूरे चैप्टर 4 में, तो वो इस तरीके से जो है पूरे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेक्शन 6। आई थिंक समझ में आ गई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, बस जो ये इलस्ट्रेशन है इनको ध्यान में रखना है। ये सेम इलस्ट्रेशन हमें आगे भी पढ़ने को मिलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करती है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। इसमें इन्होंने ये बता दिया है सिंपली, वो सिर्फ इतनी सी बात बोल रहे हैं कि एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कंफर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। पूरी आईपीसी में जहां जहां आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बहुत से प्रोविजंस के साथ एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण जुड़ा होता है। तो इन्होंने कह दिया कि पूरी आईपीसी में जहां जहां आपको स्पष्टीकरण मिलने वाला है, जहां जहां आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उस एक्सप्लेनेशन का मतलब पूरी आईपीसी में कंफर्मिटी के साथ वही होगा जो उसमें दिया गया है। अगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन लगा करके ऐसा रूल लिखा होता कि 7 साल से कम आयु का बच्चा अपराध नहीं कर सकता, ऐसा मान के चलेंगे, स्पष्टीकरण में दिया होता ये, तो ये पूरा स्पष्टीकरण एक बार जो बता दिया वो पूरी आईपीसी में वही होगा। बस सीधी सी बात इनका कहने का मतलब है यही है कि एक बार जो एक्सप्रेशन, जो चीज समझा दी गई है आईपीसी में एक बार, उसका मतलब हर बार वही होगा। ये नहीं कि कोई दूसरी सेक्शन पढ़ी तो वहां पे कुछ डिफरेंट निकल जाएगा। उसका मतलब एक प्रोविजन में जो चीज आपने पढ़ ली, जो चीज आपने समझ ली, जो उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वही एक्सप्लेनेशन पूरी आईपीसी में सेम चलेगा। इससे रिलेटेड एक लैटिन फ्रेज है, वो आप लोग अपने बैरेक्ट में, कॉपी में जहां लिखना हो लिख लीजिए। आपको दिख भी रही होगी स्क्रीन पे भी, एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एल्ट्रियस। इसका मतलब होता है एक का उल्लेख, दूसरे का अपवर्जन। हिंदी में भी लिख लीजिए, एक का उल्लेख, दूसरे का अपवर्जन। एक्सप्रेसियो, EXPRESSIO, एक्सप्रेसियो यूनियस, UNIUS,
यूनियस, इस्ट, EST, इस्ट, एक्सक्लूसिव, EXCLUSIO, EXCLUSIO, एक्सक्लूसिव, altruous, ALTERIUS, ALTERIUS, ये क्या है? लेटिन फ्रेज है। इसका मतलब है एक का उल्लेख, दूसरे का अपवर्जन। यदि एक बात कहीं पर लिख दी गई है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी बात को अपवर्जित कर देगी। एक बार बता दी तो वही चलना है, ठीक है? बस याद रख लीजिए। मेरे टीचर ने मुझे लिखवाई थी, कभी एग्जाम में पूछ ली जाए कि ये लेटिन फ्रेज किस सेक्शन से संबंधित है, तो ये सेक्शन 7 से संबंधित है। और ज्यादा इसके बारे में डिटेल समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जब हम जज बन जाएंगे, डीपीओ बन जाएंगे, तब हम समझेंगे आराम से। अभी तो पेपर निकालना है, और पेपर निकालने के लिए आपको जरूरी है वो चीजें याद रखना जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8। सेक्शन 8 डिफाइंड द टर्म जेंडर। लिंग को परिभाषित किया गया है। इन्होंने कहा है द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे नर हो या नारी। इनका कहने का मतलब है कि पूरी आईपीसी में जितने भी प्रोविजंस इन्होंने बताए हैं, चाहे इन्होंने मर्डर डिफाइंड किया हो, चाहे चोरी डिफाइंड की हो, चाहे डकैती डिफाइंड की हो, जो वर्ड यूज करते हैं ना ये लोग, ये करते हैं ही, वह। तो यहाँ पे ही यूज किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो ही या ही से जुड़े हुए जितने भी डेरिवेटिव्स मतलब हिज, देम, दे, तो इन जितने भी ही से रिलेटेड और ही के डेरिवेटिव्स वर्ड है उसमें दोनों आ जाएंगे। ही यूज किया है इसका मतलब वो स्त्रियों के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। अगर उन्होंने कहा कि इफ ही कमिट्स अ मर्डर, कोई इलस्ट्रेशन में लिखा है इफ ही कमिट्स अ मर्डर, तो ही कमिट्स अ मर्डर के अंदर मतलब ये नहीं कह रहा है कि वो किसी पुरुष ने ही किया, हो सकता है वो किसी महिला ने भी किया हो। तो जेंडर मतलब अगर आईपीसी में कहीं पे भी आपको ही वर्ड मिल रहा है तो उसमें शी भी इंक्लूडेड है। ये आपको मान करके चलना है कि वो मेल और फीमेल दोनों पे प्रोविजन लागू होंगे। ये आपकी 8 हो गई जेंडर। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर। 9 में क्या डिफाइंड है? नंबर। अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स importing the singular number includes the plural number and words importing the plural number includes the singular number. वचन जब तक कि संदर्भ से तक प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। सिंपली इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी आईपीसी में आगे हम जितने भी प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं, जैसे उन्होंने कहा मर्डर, तो उन्होंने कहा कि मर्डर या चोरी या कुछ भी, तो जहां पे सिंगुलर वर्ड यूज है, एक वचन, मतलब उन्होंने कह दिया ही, या कोई सिंगल पर्सन की बात करें, पर्सन, अ पर्सन कमिट्स दिस, तो जहां पे सिंगुलर है तो वहां पे प्लूरल भी इंक्लूडेड माना जाएगा। हो सकता है कि अगर एक की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वहां प्रोविजन में एक लिखा है तो आप सिर्फ एक कोई पनिशमेंट देंगे। यदि किसी अपराध में एक से ज्यादा मेंबर्स इंक्लूड है, 5 मेंबर्स ने कोई अपराध किया है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि अरे आईपीसी की इस अपराध में हमने सेक्शन पढ़ा था तो उसमें तो सिर्फ एक ही वर्ड सिंगुलर के लिए यूज है, तो अगर यदि एक अपराध में एक से ज्यादा लोग जुड़ गए तो उनको सजा कैसे होगी। तो सिंगुलर अपने आप में प्लूरल यूज मतलब इंक्लूड करते हैं और प्लूरल अपने आप में सिंगुलर इंक्लूड करता है। मतलब यदि किसी एक अपराध को एक के लिए प्रोविजन है और उसमें 4 लोगों ने किया तो 4 लोगों को भी वही सजा मिलेगी। और किसी प्रोविजन में हम पढ़ते हैं कि 4 लोगों ने किया तो अगर वो एक ने पर्टिकुलरली किया है तो एक भी इंक्लूड होगा। तो सिंगुलर में प्लूरल और प्लूरल में सिंगुलर इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा मत करना कि जब हम डकैती पढ़ेंगे तो डकैती में कहा गया है कि भाई डकैती है या लूट है उसके लिए तो कम से कम 5 मेंबर्स चाहिए, तो आप कहने लगो कि मैम हमने वहां पढ़ा था डेफिनेशन में नंबर की प्लूरल में सिंगुलर इंक्लूड है, तो क्या अगर एक भी करेगा तो डकैती होगा? नहीं, वो प्रोविजन स्पेसिफिकली जो बताए गए हैं वो अलग चलते हैं। बस ये एक जनरल आपको बता दिया गया कि
जहां जहां जैसे जनरल एक्सेप्शन वाले पार्ट पढ़ेंगे या और भी प्रिंसिपल्स वाली सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें सिद्धांत बताए हुए होते तो उनके लिए है ये नंबर, ठीक है ना। कि जब तक देखिए इसमें यूज भी तो किया गया है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपियर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जब तक कि खुद प्रोविजन में कॉन्ट्रेरी ना कहा गया हो। मतलब यदि प्रोविजन में खुद से स्पेसिफाई किया है कि भाई ये पर्टिकुलर अपराध तभी घटित होगा जब इसमें कम से कम 2 लोग हों, कम से कम 4 लोग हों, अगर ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं प्रोविजन में, तब तो फिर भाई वो जैसा बताया है वैसा ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन यदि साधारण तरीके से बताया है कि ऐसे से ऐसा अपराध किया तो ये मर्डर कहा जाएगा, तो अब उसमें एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, 4 लोग भी मिलकर मर्डर कर सकते हैं। ये वाली बात क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने का कंसेप्ट था। आगे बढ़ते हैं, मैन वुमन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कैसे कैसे, एक तो आपसे पूछ सकते हैं पुरुष और स्त्री को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो सेक्शन 10 में। एक तो आपको सेक्शन 10 याद रखनी है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, द वर्ड वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। किसी भी एज का मेल पर्सन, किसी भी एज का पुरुष हो, क्या माना जाएगा, आदमी ही माना जाएगा। किसी भी एज की महिला हो, क्या मानी जाएगी, महिला ही मानी जाएगी। इससे रिलेटेड केस है मेजर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, लिख लीजिए, मेजर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कहा गया था कि 7.5 महीने की बच्ची पर सेक्सुअल असॉल्ट किया था एक आदमी ने। तो इस केस में ये डिसाइड कर दिया गया था कि उम्र से कोई मतलब नहीं है, बच्ची पर असॉल्ट हुआ है, भले ही वो 7.5 माह की बच्ची है, लेकिन वो इस सेक्शन के अंतर्गत वुमन मानी जाएगी और वो आदमी को सजा होगी। ये नहीं है कि भाई वो तो छोटी सी बच्ची थी तो इसलिए उस पर सेक्सुअल असॉल्ट किया तो कोई मतलब नहीं, इसलिए ये डेफिनेशन में ये चीज क्लियर कर दी गई कि वुमन मतलब किसी भी एज की वुमन, भले ही वो 2 महीने की क्यों ना हो, ठीक है। तो मेजर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आगे बढ़ते हैं, 11 में डिफाइंड है पर्सन। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। व्यक्ति कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने कहा है, इंक्लूड वर्ड यूज किया है कि अंतर्गत आता है। अंतर्गत आता है मतलब नॉर्मली व्यक्ति जो हम लोग, हम और आप हैं, तो हम और आप तो व्यक्ति कहलाते ही हैं, इसके अलावा और क्या इसमें इंक्लूडेड है वो बता दिया। तो ह्यूमन बींग्स के अलावा इसमें कोई कंपनी अगर है तो कंपनी को भी हम व्यक्ति मानेंगे, एसोसिएशन को भी हम कंपनी सॉरी व्यक्ति मानेंगे, और बॉडी ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के निकाय को, जो एक इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो, उसको भी हम क्या मानेंगे, व्यक्ति मानेंगे। अब ये जो कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, निगमित हो या नहीं का क्या मतलब होता है, कॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेट। जब 5-6 लोग मिलकर के कोई फर्म भी बना लेते हैं, 5-6 लोग मिलकर के कोई सोसाइटी भी बना लेते हैं, तो जब फर्म या सोसाइटी बनाते हैं तो उनको अपने आप को इनकॉर्पोरेट, निगमित करवाना पड़ता है, तो वो कहलाता है निगमित हो या ना हो, कैसे भी हो। बॉडी ऑफ पर्सन से एक निकाय है, आप कुछ भी मिलकर के कोई काम कर रहे हो, भले ही आपने अपने आप को निगमित कराया हो या नहीं कराया हो, क्या माने जाओगे आप, व्यक्ति माने जाओगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 पब्लिक। 12 में लोक को डिफाइन किया गया है। लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। मतलब लोक समुदाय, कोई भी नॉर्मली कोई लोक समुदाय है वो भी आएगा और कम्युनिटी भी आएगी। जैन समाज पब्लिक मान लेंगे, सिख समाज पब्लिक मान लेंगे कम्युनिटी वाइज, और क्लास ऑफ पब्लिक मतलब कुछ लोगों का ग्रुप मिलकर के कोई काम कर रहा है, तो वो भी, जैसे होते हैं बहुत सारी एनजीओ चल रहे हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं लोग, तो वो एक क्लास बना लेते हैं, तो क्लास ऑफ पब्लिक वो भी क्या माना जाएगा, पब्लिक माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 10 याद रखना है, ठीक है। 13 रिपील्ड हो चुका है, छोड़ दीजिए। 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का सेवक कौन होगा। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट continued, appointed,
or employed in India by or under the authority of government. इन्होंने क्या कहा है कि सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक का द्योतक है। मतलब पूरे जितने भी सर्वेंट और ऑफिसर्स हैं जो अपने जिस भी पद पर है उसमें कंटिन्यू है, एम्प्लॉयड किए गए हैं मतलब नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंटेड किए गए हैं इंडिया बाय और अंडर द ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया के द्वारा या ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सब क्या कहलाते हैं? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहलाते हैं। मतलब अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वेंट कहलाते हैं। उनको अपॉइंट किया गया है, उनको नियुक्त किया गया है तो वो भी क्या कहलाते हैं? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट, सरकार का मतलब क्या है? तो सरकार का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही बोला है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मतलब सरकार। आगे बढ़िए। न्यायाधीश, जज का मतलब क्या है? द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन। इन्होंने कहा है न्यायाधीश शब्द ना केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है। मतलब सिर्फ जिसको हम जज की पोस्ट दे देते हैं, जो जज की पोस्ट पर बैठा है, सिर्फ वही जज नहीं है, अदर पर्सन्स भी जज कहे जाएंगे। कौन होंगे वो अदर पर्सन्स? नीचे देखिए। पहला, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल अ डेफिनेटिव जजमेंट। हर वो व्यक्ति जिसको विधि के द्वारा एम्पावर्ड किया गया है, विधि के द्वारा जिसको सशक्त किया गया है कि चाहे कोई सिविल प्रोसीडिंग हो चाहे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, आप एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकते हैं विधि द्वारा। ऐसा कोई पर्सन, तो उसको भी हम जज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रिब्यूनल्स होती हैं, बहुत सारी कमीशंस होते हैं, तो उनको हम अध्यक्ष तो बोलते ही हैं, लेकिन उनके पास पावर क्या होता है कि जो भी मैटर्स आपके पास आ रहा है, अगर सिविल और क्रिमिनल का कोई मैटर आ रहा है और आपको लॉ के द्वारा एम्पावर्ड किया गया है कि आप डेफिनेटिव जजमेंट दे सकते हो, आपका जो जजमेंट होगा वो फाइनल होगा, तो आप क्या माने जाओगे? तो आप जज माने जाओगे। तो जो सिविल कोर्ट्स में और क्रिमिनल कोर्ट्स में जज बैठे होते हैं वो तो जज हैं ही, साथ में अगर कोई और व्यक्ति को भी लॉ ऐसा पावर देता है कि आप सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में आप डेफिनेटिव जजमेंट दे सकते हो, ऐसा जजमेंट जो फाइनल माना जाएगा, तो आप जज कहलाओगे। और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट, या ऐसा कोई जजमेंट यदि दिया है और जिसकी अपील नहीं होना है, इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट, ऐसे जजमेंट जिनकी अपील नहीं होने का प्रावधान बताया जाता है, तो वो भी कौन कहलाते हैं? फिर जज कहलाते हैं। वुड बी डेफिनेटिव और अ जजमेंट विच इफ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। तो ऐसे जजमेंट्स जिनकी अपील नहीं होना है और वो डेफिनेटिव हो जाएंगे अपने आप में, या फिर ऐसे जजमेंट्स जिसको किसी अदर अथॉरिटी से कंफर्म होने के बाद डेफिनेटिव होंगे, तो वो सारे लोग कौन कहलाएंगे? जज कहलाएंगे। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। 20, न्यायालय शब्द जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। मतलब ऐसा कोई पर्सन है जिसको ये पावर दिया गया है कि वो या तो खुद से कोई अंतिम निर्णय दे सकता है, या वो ऐसा निर्णय देगा जिसकी अपील ना होने पर वो अंतिम हो जाएगा। मतलब उसकी अपील नहीं की यदि किसी ने, मतलब जो पर्सन है जिसको लॉ द्वारा पावर दिए गए हैं कि आप जजमेंट दे सकते हो, और उसने जजमेंट दिया और उसकी अपील नहीं की गई, तो वो कैसा हो गया? फाइनल हो गया। तब उस कंडीशन में, या निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम होगा। आपके पास पावर है कि आपको तो डिसीजन देना है, और आप डिसीजन देंगे, और डिसीजन देने के बाद जो सुपीरियर अथॉरिटी आपकी है वो उसको कंफर्म कर देगी और वो फाइनल हो जाएगा, तो भी आप क्या माने जाएंगे? जज माने जाएंगे। क्लियर?
बाद में मैं आपको समय दूंगी अगर डाउट हो तो पूछने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसे निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। हु इज वन ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्सन्स, विच बॉडी ऑफ पर्सन्स इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। अब बॉडी ऑफ पर्सन्स इंक्लूड कर दी, मतलब सिर्फ एक कोई पर्सन नहीं है, दो चार लोगों की बेंच है, तो उस बेंच में से हर एक पर्सन जज माना जाएगा, जिसको जजमेंट देने, जिस बॉडी ऑफ पर्सन को जजमेंट देने के लिए एम्पावर्ड किया गया। तो सीधी सी बात है, बेंच की बात हो रही है। जैसे जो बेंचेस होती है, तो बेंच में जैसे 3 जजेस की बेंच है, वो 3 जजेस की बेंच अपने आप में जजमेंट देने के लिए एम्पावर्ड है, तो वो तीनों पर्सन क्या होंगे, जज होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जज होगा बाकी दो नहीं होंगे, या 5 जजेस की बेंच है या 7 जजेस की बेंच है, तो वो सारे जजेस होंगे। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं फटाफट से एक बार, तो और क्लियर हो जाएगा। ये इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के, सेक्शन 19। तो पहले तो आपको याद रखना है जज को कहाँ डिफाइंड किया गया, सेक्शन 19 में। इसी के साथ सीपीसी की सेक्शन जोड़ लीजिएगा कि सीपीसी में जज को कहाँ डिफाइंड किया गया है, सेक्शन 29 में। तो यहीं पर लिख लेना, 28 में है शायद, है ना, जज, जजमेंट और जजमेंट डेटर, 8, 9, 10। ठीक है, अब सीपीसी की सेक्शन यहीं पे जोड़ के लिख लेना ताकि हमेशा पढ़ो तो याद रहे। अब देखिए इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। देखिए एमपीएलआरसी की बात हो रही है। एमपीएलआरसी में कलेक्टर को पावर होते हैं, कलेक्टर जो भी डिसीजन देता है वो फाइनल होता है। तो इन्होंने कह दिया कि कलेक्टर जज माना जाएगा। कौन से मैटर सुन रहा है, रेवेन्यू मैटर सुन रहा है। रेवेन्यू मैटर सिविल मैटर्स के अंतर्गत आते हैं, तो कलेक्टर कौन माना जाएगा, जज माना जाएगा। अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। ध्यान से समझना, ये दो जो इलस्ट्रेशन है बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं, बी वाला और डी वाला। बी में कहा गया है कि किसी अपराध के संबंध में जिसके लिए मजिस्ट्रेट को जुर्माना, कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या नहीं होती हो। मतलब प्रोविजन के अंतर्गत दिया है कि इस मजिस्ट्रेट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो उसकी अपील हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। मतलब जिस न्यायाधीश को, जिस मजिस्ट्रेट को फाइन देने की पावर है, सजा देने की पावर है, तो वो जज है। अब इसके साथ पढ़िए इलस्ट्रेशन डी। A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। जब ऐसा होता है कि कोई परिवादी या कोई पार्टी मजिस्ट्रेट के पास पहुंची अपना केस लेके, अपना कंप्लेंट लेके, और उस मजिस्ट्रेट को उसको सुनने की अधिकारिता नहीं है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सीपीसी में भी हमने पढ़ा था, जज क्या करता है, जिसके पास अधिकारिता होती है उसके पास भेज देता है। तो यहाँ पे सीआरपीसी में भी क्या होगा कि जब कोई पार्टी मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट लेके पहुंचेगी और उस मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वो मैटर नहीं आता है, तो वो क्या करेगा, केस को विचारण के लिए दूसरे न्यायालय को सुपुर्द कर देगा, ट्रायल के लिए कमिट कर देगा उस प्रॉपर मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास वो मैटर सुनने की अधिकारिता है। तब ऐसी कंडीशन में ये वाला मजिस्ट्रेट जिसने ट्रायल को कमिट करा है, जिसने विचारण के लिए सुपुर्द कर दिया है मैटर को दूसरे कोर्ट के पास, तो ये वाला मजिस्ट्रेट तब जज नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो उसने कोई सेंटेंस दिया, ना तो कोई उसने सजा दी उसको, ना फाइन किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसने केस को क्या किया है, सुपुर्द किया है दूसरे न्यायालय के पास, तब ये मजिस्ट्रेट जज नहीं कहलाता। याद रखना है ये दोनों, ये इलस्ट्रेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमने क्या होता है कि बी वाला हमारे दिमाग में फिट होता है और हम आंखें बंद करके टिक लगाते हैं कि जज होगा, और आंसर हो जाता है गलत। तो जब मजिस्ट्रेट को फाइन,
करने का पावर होगा, सेंटेंस करने का पावर होगा, जब वो सजा दे सकता है तभी वो जज है। लेकिन जब उसको सिर्फ ऐसा मैटर उसके पास आ गया जिसको सुनने की उसको अधिकारिता नहीं है, उस पर फाइन नहीं दिया, उस पर सेंटेंस नहीं दिया, उसने सिर्फ क्या किया है, दूसरे न्यायालय को सुपुर्द कर दिया है मैटर विचारण के लिए, ट्रायल के लिए कमिट कर दिया है, तब वो मजिस्ट्रेट नहीं है। ध्यान रख लेना है बी वाला और डी वाला। अब सी वाला देख लेते हैं बीच में। अ मेंबर ऑफ अ पंचायत विच हैज पावर अंडर रेगुलेशन 7/18/16 of the Madras Code to try and determine suit is a judge. मद्रास संहिता सन 1816 के विनियमन 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारण करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। तो सीधा सा हमें बस याद रखना है कि पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो न्यायाधीश होते हैं। अब मद्रास तो रहा नहीं तो इसका कोई औचित्य बैठता नहीं है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ए बी डी। तो आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। तो आगे हम 20 से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। 21 सेपरेटली पढ़ी जाएगी क्योंकि बहुत बड़ी है पब्लिक सर्वेंट। तो या तो हम कल की क्लास में 21 को पहले कवर कर लेंगे और फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। चलिए, अब इतने में से परिभाषाओं में से जो भी डाउट हो वो आप पूछ लीजिए। पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आपको इस चैप्टर में क्या करना है। ईडीपीओ का एग्जाम दे चाहे सिविल जज का एग्जाम दे, किसी भी स्टेट का दे, इस पूरे चैप्टर से सिर्फ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर की 6 से लेके 52A तक पूरी हेडिंग्स बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल याद हो जानी चाहिए सारी। आपके इस चैप्टर से कम नहीं तो 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले तो हेडिंग से, दूसरा जो चीजें अंदर इंपॉर्टेंट बताते जा रहे हैं उनसे। अंदर से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, जो हम बताते जा रहे हैं। जैसे हमने बता दिया 7 में बुलेटिन फ्रेज पूछ सकते हैं, 8 में केस, 10 में मैन और वुमेन को परिभाषित किया गया, रिलेटेड केस मिल गया हमें, केस पूछ सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा कर आगे पूछ सकते हैं। 19 में जो इलस्ट्रेशन है इससे क्वेश्चन आता है तो इलस्ट्रेशन याद रखना है, इसमें इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन आता है तो इसका इलस्ट्रेशन याद रखना है। और दूसरी चीज की जज को कहाँ डिफाइन किया गया है तो उसकी हेडिंग याद रखना है। अब बाकी अपन आगे पढ़ेंगे। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग 21 पढ़ के रखना, पब्लिक सर्वेंट। इसमें बहुत लंबी लिस्ट जाती है तो कल एक काम करते, कल पहले अपन 21 ही कवर करते क्योंकि 21 से क्वेश्चन आता है, किसी भी स्टेट का आप एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ऑडियो ऑन कर लीजिए और पूछ लीजिए, जिसको भी डाउट हो वो अपना ऑडियो ऑन कर लेना, तब ऑन कर लोगे तो एकदम से ना आवाज आने लगेंगी। मैम, आर्बिट्रेटर का डिसीजन भी कुछ केसेस में फाइनल होता है तो वो जज की डेफिनेशन में आएगा, फॉल होगा? नहीं आएगा, आर्बिट्रेटर कभी भी जज की डेफिनेशन में नहीं आता है। वो आप एविडेंस में सबसे पहली धारा में पढ़ेंगे तो उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि जज डज नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेटर। ओके मैम।